बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, ठीक है। और देखेंगे कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है ये क्या हैं और ये कैसे होने चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो डिबेट में रहा कि भाई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छे हैं, बुरे हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। हम ये देखेंगे कि ये रिलेशंस डिस्कस क्यों होते हैं, सबसे पहली बात ये है। और फिर ये अच्छे या बुरे किस बात पे होते हैं, यानी कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है और बुरी क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट ये क्या है, और फिर हम देखेंगे ये डिबेट है क्यों, एक्चुअली में डिबेट क्यों है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की। हिस्ट्री देखेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की, और इसके बाद हम बात करेंगे जी इसकी इंपॉर्टेंस की, कि क्या इंपॉर्टेंस है एक अच्छे जो है वो ताल्लुकात की, कि क्यों ज़रूरी हैं। और चैलेंजेस देखेंगे सिविलियन सुपरमेसी के लिए, कि भाई जो सिविल गवर्नमेंट है इसके लिए क्या मुश्किलात हैं और क्यों मुश्किलात हैं और किस वजह से मुश्किलात हैं। और हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे और एट द एंड इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट क्या है, ताकि आपको समझ आए और आपको ये जो डिबेट हम आगे करने लगे हैं इस डिबेट की समझ आए कि हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास अगर जब क्यों का आंसर आएगा तो फिर आपको समझ आएगी। तो अब सबसे पहली बात ये है कि देखिए स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है। एक्चुअली में अगर हम ये देखें तो स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज़ है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन दोनों को अगर हम जुदा करेंगे तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी इस टॉपिक को, कि ये टॉपिक हम समझ सकें। स्टेट बेसिकली क्या है जी, स्टेट बेसिकली चार चीज़ों से मिलके बनती है। अगर ये चार चीज़ें मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेट है, रियासत है। आप अक्सर सुनते हैं रियासत ये है, रियासत वो है, रियासत ऐसी होनी चाहिए, रियासत के इदारे हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं। तो हम भी जो है वो इसको सेपरेट करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो टेरिटरी है, यानी हुदूद है। कोई भी स्टेट तब होगी जबकि हुदूद होंगी, ठीक है, यानी कि सबसे पहले एक इलाका होना चाहिए। दूसरी बात पॉपुलेशन, वहाँ पे आबादी होनी चाहिए। अब खाली इलाका है, अगर कोई आइलैंड है तो वहाँ क्या वो स्टेट होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि आइलैंड के ऊपर हाँ अगर कोई रहता है फिर तो स्टेट होगी, लेकिन एक खाली आइलैंड है समंदर के बीच में जहाँ कोई रहता ही नहीं है तो वो स्टेट हरगिज़ नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे आबादी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। तीसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी इस स्टेट को रन करने के लिए, इस इलाके को रन करने के लिए एक हुकूमत होनी चाहिए। वो हुकूमत किसी भी तरह से हो सकती है, वो डेमोक्रेसी के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू आ सकती है, ठीक है, या फिर वो डिक्टेटरशिप हो सकती, कोई भी हो, गवर्नमेंट की टाइप कोई भी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट होनी चाहिए। और नंबर 4, वो सॉवरन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो आज़ाद, या जिसको हम कहते हैं खुद मुख्तार होना, तो खुद मुख्तार होनी चाहिए, तब जाके हम ये कहेंगे। क्योंकि अगर ये किसी के अंडर है तो फिर ये स्टेट नहीं है, फिर वो एक डोमिनियन स्टेट हो सकती है, जैसे कि यूके की स्टेट पाकिस्तान या हिंदुस्तान रहा, ठीक है, तो वो हो सकती है, लेकिन वो स्टेट रियासत नहीं हो सकती वैसे। तो रियासत के लिए चार चीज़ें होना ज़रूरी है, कि सबसे पहले एक टेरिटरी हो, एक हुदूद हो, उसके बाद उसके अंदर लोग हों, उसके बाद एक गवर्नमेंट हो बाकायदा प्रॉपर, और उसके बाद जो है वो सॉवरन भी हो, वो खुद मुख्तार हो। इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है स्टेट। अब इसी स्टेट का एक ऑर्गन है गवर्नमेंट, ठीक है जी। स्टेट का ऑर्गन गवर्नमेंट है। अब जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। हुकूमत जो है वो बादशाहत भी हो सकती है, जैसे कि कैसी के अंदर हम बात करें अगर सऊदी अरब की, तो वहाँ पे बादशाहत है, ठीक है। इसी तरह से वो डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो पॉलिटिकल बॉडी जो होती है, ठीक है, उस गवर्नमेंट की पॉलिटिकल बॉडी, वो बॉडी गवर्नमेंट है। इलेक्टेड बॉडीज हो सकती हैं, पॉलिटिकल बॉडीज हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हम ये कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो पूरे के पूरा एग्जीक्यूट कर रही है सिस्टम को, वो एक पॉलिटिकल बॉडी है या वो गवर्नमेंट है। कि गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उस मुल्क की, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो कि पूरे मुल्क को रन कर रही है, पूरे मुल्क को चला रही है, या स्टेट के अफेयर्स को चला रही है, ठीक है। और उसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये वहाँ के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सदारती निज़ाम है, या फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर बेस करता है, ये उस सिस्टम के ऊपर है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कि पाकिस्तान में ये डिबेट क्यों है और पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम ये देखते हैं 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी 1973 का जो आइन है, वो हमें क्या बताता है कि हमारा मुल्क कैसा है। उसमें हमारा मुल्क जो है, हम ये जानते हैं उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसका मतलब हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। तो जब भी डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जमहूरियत के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर्स का,
ताकत की तकसीम का, कि भाई जो रियासत है ये किस तरह से चलेगी, इसके अंदर 3 इदारे होंगे, ठीक है, और तीनों जो है वो आज़ाद होंगे एक दूसरे से, और ये सेपरेशन ऑफ पावर होगी, एक दूसरे के साथ काम तो करेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर, लेकिन एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, एक दूसरे की कोऑपरेशन होगी। तो उसमें जो 3 ब्रांचेस हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है और एक जुडिशरी है। यहां पे देखिए, अगर लेट सपोज ये ट्री जो है, ये एक दरख्त जो है, ये एक हुकूमत है, ये एक रियासत, आप इसे माने कि ये एक रियासत है, और इस रियासत के 3 सतून हैं। एक जो है वो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें मैंने आपको कहा कि पीएम है और प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इनका काम है रियासत को चलाना, ठीक है, सरबराह हैं ये सारे के साथ, ये जो 2 ओहदे हैं ये सरबराही एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम को। एक है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है कि लोग जो है जमहूरियत के अंदर वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं अपने लोगों को, और ये जाके लेजिस्लेशन करते हैं उनके लिए। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और जो 2 घरों पर मुश्तमिल है, यानी सेनेट और कौमी असम्बली के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो कि इससे अलग है लेकिन इसके साथ मिलकर काम करती है। और थर्ड जो है वो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशियल पावर या अदलिया है, जिसका पूरे का पूरा काम क्या है, इंसाफ के निज़ाम को पूरे मुल्क के अंदर रन करना। तो ये 3 ब्रांचेस मिलके एक रियासत बनाती हैं और रियासत के सिस्टम को फंक्शन करती हैं या फंक्शनल करने में हेल्प करती हैं। अगर ये तीनों इदारे जो है या इनमें से कोई 2 इदारे भी आपस में टकराएंगे तो प्रॉब्लम पैदा होगी, स्टेट कभी भी रन नहीं होगी। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंदर अमल दखल करेगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के अंदर अमल दखल करेगा, तो बहुत से प्रॉब्लम्स भी पैदा होंगे, जो कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही। हम 75 सालों से देख रहे हैं कि कोई ना कोई इदारा किसी दूसरे में इंटरफेयर करता है और प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अब यहां पे आप सेपरेशन ऑफ पावर को समझ चुके हैं कि ये 3 ब्रांचेस हैं और इस तरह से जो है ये काम करती हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो जब उन्होंने बनाया था, हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, तो उन्होंने इसको एक पार्लिमानी निज़ाम बनाया था, ठीक है जी, पार्लियामेंट, और जो कि फेडरेशन के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो फेडरेशन में हमेशा सूबे जो होते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है, सूबों को जो है वो आज़ादी होती है, और आपको पता है 18 अमेंडमेंट के तहत अब आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है, यानी जितनी उनका हक है उतनी उन्हें मिली भी है। और जब भी डेमोक्रेसी होगी तो गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स की होगी, आवाम की होगी। अब ये पॉइंट जो है, सारी बात इसके गिर्द घूमेगी, आपने इसको समझना है कि जब भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या है कि आवाम के पास पावर है, आवाम अपने वोट के थ्रू लेजिस्लेटिव ब्रांच में लोगों को भेजते हैं, इसी लेजिस्लेटिव ब्रांच में से जो है वो पीएम इलेक्ट होकर जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनता है, और सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उसी के पास होती हैं, और वो फिर पाकिस्तान के सिस्टम के तहत वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहां तक आप बात को समझे। अब हमारे मुल्क में ये डिबेट क्यों है, सवाल ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की डिबेट क्यों है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम अगर देखते हैं कि भाई क्या हमारे मुल्क में जो सिविल है या मिलिट्री जो रिलेशन है वो कैसे रहे, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वो अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अभी तक 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। सबसे बड़ी सी की जमानत है कि भाई हम हर दफा जब भी मुल्क के अंदर हालात खराब होते हैं तो हम एक ही बात एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अभी मार्शल लॉ लगेगा, अभी मार्शल लॉ लगेगा। क्यों, ये खौफ क्यों है? इसलिए कि पहले 4 बार ऐसा हो चुका, ठीक है। तो जब पहले 4 बार हो चुका तो अब भी होना कोई मुश्किल बात नहीं है। गो कि हम ये कह सकते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 6 डाल दिया गया, लेकिन बात ये है कि भाई हो सकता है। इसलिए कभी भी सिविल मिलिट्री रिलेशन अच्छे नहीं रहे। हमेशा पावर जो है वो कभी तो मिलिट्री जो है उसको क्लेम करती है और कभी सिविल गवर्नमेंट ये कहती है हमें एंजॉय नहीं करने दी जा रही, हमें पावर हमें गवर्नमेंट नहीं करने दी जा रही, हम बराए नाम है, ठीक है। तो ये बहुत से क्वेश्चंस पैदा होते हैं जिस वजह से ये डिबेट है। उस डिबेट में हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये डिबेट क्यों है। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है जी? नो प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटेड हिज टेन्योर इन पाकिस्तान। ये सबसे ही खतरनाक बात है और सबसे अफसोसनाक बात भी है कि पाकिस्तान को अगर 75 साल हो चुके आज़ाद हुए हुए तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही, देखें आप, अगर आप एक डेमोक्रेट हैं और आप समझते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, जमहूरियत के ऊपर आप यकीन रखते हैं, आवाम की सुपरमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, तो देखिए वो पाकिस्तान में अभी तक 75 सालों में एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने 5 साल अपने टेन्योर कंप्लीट किया हो। 4 साल तक आए हैं, लियाकत अली खान आए हैं, ठीक है जी। 4 साल तक हमारे पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब आए हैं, इमरान खान साहब अभी आए हैं ऑलमोस्ट 4 साल तक, लेकिन 5वें साल में दाखिल नहीं हो सके। चाहे आप इसको एक कर्ज कहें कि यार ये कोई बद्दुआ है पाकिस्तान के सिस्टम को, ये जो भी है, लेकिन ये चीज़ ये शो करती है कि हकीकत में सिविलियन सुपरमेसी नहीं है। अगर सिविलियन सुपरमेसी होती तो कभी भी ऐसा ना होता, कम से कम एक दफा तो एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी टेन्योर पूरा करने दिया जाता,
ठीक है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आपने न्यूट्रल होकर बातों को समझना है। तो इसका मतलब सिविलियन सुपरमेसी यहां पे वाकई में एक बड़ा चैलेंज है, चाहे वो सिविलियंस की अपनी गलती की वजह से ही है, लेकिन ये डिबेट है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है इस डिबेट का। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। ये हमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर, अब इस्टेब्लिशमेंट देखिए किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। इस्टेब्लिशमेंट नॉर्मली जो स्टेटस को होता है हम उसी को इस्टेब्लिशमेंट मानते हैं, कि जो अशराफिया है वही हम ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आर्मी को सिर्फ माना जाता है, बाकी फोर्सेस को भी इवन नहीं माना जाता। वो मानते हैं जी जो आर्मी है वो जो है वो, और आर्मी की टॉप लीडरशिप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से, या आर्मी जो है वो हमेशा से, मिलिट्री हम कह लें, यहां पे आर्मी नहीं कहते, मिलिट्री हमेशा से इन्वॉल्व रही है किसके अंदर जी, पॉलिटिक्स के अंदर। और ये इसका बहुत बड़ा एक माजी रहा, जिसमें हमने देखा मार्शल लॉ भी लगे, सिविल गवर्नमेंट्स को हटाया भी गया, उनकी जगह जो है वो फिर हालात भी खराब हुए। तो बहुत सी चीजें यहां पे हैं, इसलिए डिबेट है। नंबर 3 पे ये डिबेट इसलिए है क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है आर्मी के बीच में और सिविल स्ट्रक्चर के बीच में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट का, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। लेट सपोज एक साइड पे हम ये कहते हैं आर्मी प्रो पाकिस्तान है, और जब भी सिविल स्ट्रक्चर जो है वो वीक होगा, या जब भी वो एंटी पाकिस्तान कोई काम करेगा, ठीक है, पाकिस्तान के मुखालिफ उसका कोई काम होगा, तो अल्टीमेटली आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं मार्शल लॉ इसी वजह से लगे, ये क्लेम है। दूसरा क्लेम ये है कि आर्मी जो है वो प्रो वेस्ट है, तो सिविल गवर्नमेंट को वो चलने नहीं देती, वो अपनी जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो ज़्यादा रखती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे उनका रोल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रोल दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इस वजह से डिबेट होती है। नंबर 4 डिबेट क्यों होती है जी, सुपरमेसी ऑफ बोथ ऑर्गन्स। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एक बात यहाँ पे कह चुका कि यार एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और मुल्क के जितने भी इदारे हैं, असल में इदारे जो हैं जिसको हम ये कह रहे हैं स्टेट, रियासत हम जिसको कहते हैं, रियासत इदारों का नाम है, ठीक है। तो इदारे जो हैं वो काम करेंगे जी एग्जीक्यूटिव के अंदर, इसका मतलब स्टेट काम करेगी अंडर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अंडर से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट का कोई ऑर्गन जो है वो स्टेट के अगेंस्ट या उसकी बराबरी करेगा, तो यहां पे फिर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर खराब होगी सारी की सारी स्टेट की। तो आर्मी जो है या मिलिट्री जो है वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव का और एग्जीक्यूटिव के अंडर है, लेकिन जब वो अपनी पावर को बराबर करेगी एग्जीक्यूटिव के साथ किसी भी कंडीशन में, चाहे अच्छी सूरत में या बुरी सूरत में, तो यहां पे पावर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहां पे ये डिबेट होती है। नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ मार्शल लॉ हमारे मुल्क में रही, हमेशा से 4 मार्शल लॉ लगे हमारे मुल्क में, ठीक है, 35 साल ऑलमोस्ट मार्शल लॉ लगा रहा। तो ऑब्वियसली 75 सालों में से जब 35 साल मार्शल लॉ लगेगा तो ये डिबेट होनी ही होनी है। नंबर 5 हम ये कह सकते हैं, नंबर 6 कह सकते हैं कि सिविल लीडरशिप जो है उसका इशू है कि सिविल लीडरशिप हमेशा से ही जो है बहुत वीक रही है, जिस वजह से आर्मी जो है वो उसको इंटरफेयर करना पड़ता है, और ये डिबेट यहां पे रही। नंबर 7 पे हम ये कह सकते हैं जी बैड गवर्नेंस जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहा सिविल गवर्नमेंट का, कि अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें से कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि एक अच्छी गवर्नेंस जो है वो हमें देखने को मिली हो। जब गवर्नेंस हमें अच्छी देखने को नहीं मिली तो ऑब्वियसली फिर हम ये कहते हैं कि भाई वहां पे मिलिट्री अपना रोल प्ले करती है, जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो एक सिस्टम सेट होगा। और नंबर 8 पे हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ मिलिट्री जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बहुत बड़ा इशू है। कि देखिए हमारे मुल्क में जो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं जी गाजी का कॉन्सेप्ट या शहीद का कॉन्सेप्ट, ये गाजी और शहीद का कॉन्सेप्ट इसको बहुत बड़ा स्टेटस हासिल है इस्लाम की वजह से, क्योंकि इस्लामिक जो स्ट्रक्चर है वो इन चीज़ों के गिर्द बहुत ज़्यादा घूमता है और बहुत ही इमोशनल किस्म का ये एक कॉन्सेप्ट है गाजी या शहीद का। तो जिस वजह से जो मिलिट्री है वो हमेशा से ही पाकिस्तान में स्ट्रांग रही है, और इस वजह से मिलिट्री स्ट्रांग रही। एक तो हमारी 3 वॉर्स हुई, और वॉर्स भी किसके साथ हुई, इंडिया के साथ, जहां पे हमारा नेचुरली जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी जो है वो उनके साथ लड़ाई है कि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो ये इश्यूज हैं, या कश्मीर इशू है, जो भी है। तो कहने का मतलब मिलिट्री हमेशा से स्ट्रांग रही है एज ए इंस्टीट्यूशन, तो लोग भी उसको हमेशा से स्ट्रांग ही समझते रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से भी हमेशा वो जब भी कोई इंटरफेयर करते हैं तो ये कहते हैं नार नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हमने इसलिए इंटरफेरेंस की या मार्शल लॉ लगाया। और नंबर 9 पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप भी हम कह सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज सेपरेटली भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास कोई विजन नहीं है इस मुल्क का, वो सिर्फ इस मुल्क के ऊपर बैठ के हुकूमत करना चाहती हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई विजन होगा लीडरशिप का तो फिर बात बनेगी। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करती हैं, जिस वजह से तो ये सारी बातें जो है ये हमें बताती हैं कि यार ये डिबेट क्यों है पाकिस्तान के अंदर, सिविल मिलिट्री रिलेशंस की डिबेट क्यों है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री की, कि ब्रीफ हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो तारीख के आईने में कैसे रहे। जैसे ओवरऑल मैंने बात कही कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स कभी भी अच्छे नहीं रहे, और अच्छे ना रहने का रीज़न जो है वो हम बता चुके हैं। अब उसमें देखिए हमारे मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे और 35 साल ऑलमोस्ट मार्शल लॉ की हुकूमत रही है। तो जब 35 साल 75 ईयर्स की इंडिपेंडेंस में से मार्शल लॉ रहेगा तो इसका मतलब ये डिवीजन है, आधे से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली हमारे रिलेशंस कभी भी जो है वो अच्छे नहीं रहे सिविल मिलिट्री के, हमेशा जो है वो कुछ टाइम के लिए अच्छे रहे और उसके बाद ख़राब हुए। तो अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 की, तो तब तो इतना ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन एक नई स्टेट थी उस टाइम पे जो मिलिट्री है हमारी, वो भी कोई इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हमारी 1948 में जो वॉर हुई कश्मीर के ऊपर, ठीक है, और उस वॉर से हमने देखा कि जो मिलिट्री है वो हमारी सामने आई, और मिलिट्री का एक रोल जो है वो 1948 में फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता सिविल गवर्नमेंट में हमने देखा कि गवर्नरशिप के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसका रोल देखते हैं। तो 1947 से 1958 तक का ये सिविल एक दौर रहा, लेकिन इस सिविल दौर के अंदर भी जो है वो मिलिट्री अपना रोल प्ले करती रही है। गो के उस तरह से नहीं रहा, लेकिन यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ना रिलेशंस अच्छे रहे ना रिलेशंस बुरे रहे, कि मिलिट्री को खुद अपने आप को स्ट्रांग करना था, तो ये एरा खुद मिलिट्री को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए भी जरूरी था। दूसरा, जो यहां पे गवर्नमेंट थी वो भी अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा उस टाइम पे खराबियां थी, प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चेंज होना, आइन का ही ना होना 9 साल तक पाकिस्तान के लिए। तो ये वो चीजें थी जिन्होंने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि वो मिलिट्री जो है इस जो करंट लीडरशिप है हमारी 1947 से 46 तक की, खासकर लियाकत अली खान के बाद से जो है वो लीडरशिप हमारी सामने आई, तो उसको इंकरेज किया कि यार वो अपना रोल प्ले करें इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, चाहे वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो कि जैसे बात फिर वहीं नहीं आना चाहिए था। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे बार बार रिपीट करेंगे और देखेंगे, एक हम कहते हैं नजरिया ज़रूरत। ये जो नजरिया ज़रूरत है, ठीक है, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है इस मुल्क के अंदर। हमेशा जब भी मार्शल लॉ लगा तो हमेशा ये कहा गया कि भाई ये नजरिया ज़रूरत के तहत लगा, कि जो मुल्क है, मुल्क के हालात ऐसे थे कि अगर हम मार्शल लॉ ना लगाते तो मुल्क खुदा न ख्वास्ता तबाह हो जाता, मुल्क के ऊपर अटैक हो जाता, व्हाट्सएवर जो भी होता। लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, इसकी वजह से हमेशा हमने मार खाई। तो अब यहाँ पे जब फर्स्ट मार्शल लॉ लगा 1978 के अंदर, 1958 में जब अयूब खान साहब ने उसको टेक ओवर किया सिकंदर मिर्जा के लगाए हुए मार्शल लॉ को, ठीक है, तो यहां पे अयूब खान साहब का जो एरा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने यही क्लेम किया मार्शल लॉ लगाने से पहले कि भाई मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, बदअमनी थी, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को यहां पे अप्लाई किया और कहा सिविल गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए वो आ गए। और फिर 1969 तक इनकी गवर्नमेंट रही, 69 के बाद याह्या खान साहब आए, 2 साल उनकी रही। इसी दौरान हमने देखा कि 1971 की जो है वॉर भी 1965 की वॉर हुई, ठीक है, उसमें मिलिट्री का रोल खुल के सामने आया, और इसको में हम ये कहते हैं कि भाई मिलिट्री ने ये वॉर जीती, मिलिट्री ये क्लेम करती है। तो मिलिट्री को जो है वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली और बहुत खुल के एक रोल मिलिट्री का सामने आया और अवाम में पजीराई मिली मिलिट्री को, और मिलिट्री को मजीद, यानी कि जब अवाम मिलिट्री के साथ खड़ी होगी तो वो मजीद स्ट्रांग होंगे। तो इसी वजह से सबसे बड़ा इशू ये था कि लोगों को ये समझ नहीं आई कि भाई जमहूरियत क्या है, उन्हें इतनी इस चीज़ की केयर नहीं थी, उन्हें ये परवाह थी कि यार मुल्क अच्छा चलना चाहिए। उसके बाद 1971 की वॉर में जो है वो मिलिट्री का रोल बहुत बुरा रहा, और जब हमसे बांग्लादेश जुदा हुआ तो उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रेशर था, और इसी प्रेशर की वजह से भुट्टो साहब को गवर्नमेंट दी गई और याह्या खान ने गवर्नमेंट दे के अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि मिलिट्री को हर साइड से लान तान हो रहा था और बहुत बुरा भला कहा जा रहा था। तो सिविलियन गवर्नमेंट आई यहाँ पे, और जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई तो भुट्टो साहब पहले जो है वो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे पहले 1.5 साल, तो इस वजह से उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट पावर्स को यूज़ किया। और उसके अगेंस्ट में जो है जब भुट्टो साहब ने यहाँ पे सोशलिज्म का नारा लगाया और अगले 7 साल हुकूमत की, तो ये वो टाइम था जबकि हम ये कह सकते हैं दोबारा से जो है कुछ टाइम सिविल मिलिट्री रिलेशन एक पेज पे रहा, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गया। फिर अगला मार्शल लॉ लग गया 1977 के अंदर, फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कि जब यहाँ पे जो है वो मूवमेंट चल रही थी PNA की, ठीक है जी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जब यहाँ पे चली और कहा गया मुल्क के अंदर निज़ाम बहुत ख़राब है और निज़ाम मुस्तफ़ा जो है हम ला रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज इकट्ठी हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने बड़ों के साथ इकट्ठी थीं उस मूवमेंट के अंदर, तो इस मूवमेंट से मुल्क के हालात ख़राब हो गए। जब मुल्क के हालात ख़राब हुए तो फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के जो है मार्शल लॉ लग गया मुल्क के अंदर और ज़िया उल हक साहब आ गए।
ठीक है। तो फिर से जो है वो एक सिविल जो एरा था वो खत्म हो गया। फिर 1988 तक ये एरा चला। फिर 1988 से 1999 तक के ये तकरीबन 11 साल जो हैं हम ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक एरा था, लेकिन ये एक वीक डेमोक्रेटिक एरा था। इस एरा के अंदर भी कभी भी जो है वो मिलिट्री जो है उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि देखिए 11 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि दो बार बारियां ली गई। पीपल्स पार्टी जो है वो 2 बार आई, ठीक है। उसके बाद PMLN जो है वो 2 बार आई। जब 2 बार आई तो इसका मतलब ये है कि ना इन्होंने अपना टेन्योर 5 साल का पूरा किया, ना इन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। हमेशा 2-2, 2.5-2.5 साल इन्होंने गवर्नमेंट की और वापस चले गए। और वो जो गवर्नमेंट गई, जब भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर जाती है टाइम से पहले, तो ये माना जाता है कि उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, या उसका बहुत नेगेटिव रोल हमेशा से रहा, या उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत भाई करप्शन बहुत ज्यादा है तो इलेक्शन करवाए जाएं, तो उन्होंने अपना जब भी हुकूमत से हाथ उठाया, बावजूद इसके कि वो एग्जेक्टिव का पार्ट हैं और एग्जेक्टिव का पार्ट होते हुए उन्हें एग्जेक्टिव के साथ कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन वो चाहे जो भी डॉक्ट्राइन थी, चाहे माशी हमारे प्रॉब्लम्स थे, जो उनकी क्लेम है कि भाई माशी तौर पे मुल्क नीचे जा रहा था तो हमने क्या किया जी भाई इलेक्शन करवाए जाएं, तो उन्होंने फिर क्या किया जी एग्जेक्टिव का साथ छोड़ के अपोजिशन की तरफ हुए। जब वो अपोजिशन की तरफ जब हुए तब तक गवर्नमेंट गई। बस आप ये समझ लें, जब भी वो जैसे आजकल आपने देखा न्यूट्रल बहुत ज्यादा एक फेमस हुआ है कि भाई आर्मी कहती है हम न्यूट्रल हैं या ए पॉलिटिकल हैं, तो एक्चुअली में जब भी न्यूट्रल हुए, क्योंकि आप न्यूट्रल हो नहीं सकते, आर्मी का काम एग्जेक्टिव को हेड करना है, एग्जेक्टिव को सपोर्ट करना है, तो जब आप न्यूट्रल से होंगे या एग्जेक्टिव से हटेंगे तो अल्टीमेटली मुल्क के अंदर जो है फिर वो बदमनी पैदा होगी। तो यहां पे भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। कुछ टाइम के लिए अच्छे रहे, लेकिन कुछ टाइम के लिए अच्छे नहीं रहे, बीच में से कुछ टेन्योर के लिए अच्छे रहे। अब बेनजीर साहबा की जो गवर्नमेंट बनी, फर्स्ट गवर्नमेंट, तो उसमें वो पहले वो इसी स्लोगन के ऊपर आई थी, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, यानी वो आई सिविल सुपरमेसी का नारा लगा के थी। और आपको पता है वो पूरा 10 साल मुल्क बदर भी रही, 1986 के अंदर वापस आई, तो फिर वो एक पूरा आवाम का प्रेशर था जो मिलिट्री के अगेंस्ट में था कि जो भुट्टो के साथ किया गया, जो उन्हें फांसी दी गई, तो रिलेशन तो अच्छे नहीं हो सकते थे। इसी वजह से 1989 के अंदर ऑपरेशन मिडनाइट जैकल भी एक हुआ कि वो गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद जब PMLN आई फर्स्ट टेन्योर के अंदर, ठीक है, 1990 से 1993 के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौर है ये काफी अच्छा रहा सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से, क्योंकि ये क्लेम किया जाता है कि भाई नवाज शरीफ साहब को लाने वाली ही मिलिट्री थी, तो अल्टीमेटली ये राइट विंग की पार्टी जो थी तो इसको सपोर्ट किया मिलिट्री की तरफ से। फिर अगर हम बात करते हैं 1993 से 1996 तक बेनजीर भुट्टो साहब की सेकंड गवर्नमेंट आई, इसमें भी मिलिट्री के साथ गो कि मिलिट्री ने पीपल्स पार्टी को खुले दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ रिलेशंस यहां पे अच्छे रहे, लेकिन फिर भी एट द एंड जाके फिर 1996 के अंदर खराब हुए। फिर से दोबारा से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और फिर शुरू में हालात तो ठीक रहे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि वो पहली बार उन्हें निकाला गया था मिलिट्री की वजह से ही, ठीक है, गो के लाई भी मिलिट्री, निकाला भी मिलिट्री, तो बाद में फिर वो मिलिट्री के अगेंस्ट में हो गए। इसी वजह से ये टाइम भी मिलिट्री के साथ अच्छा नहीं रहा। फिर 1999 के अंदर आपको होता है मार्शल लॉ लग गया मुशर्रफ साहब का, तो फिर तो एक और मार्शल लॉ के दौर का आगाज हुआ। तो 1999 से 1999 से 2002 तक का मार्शल लॉ मुशर्रफ साहब का, सम टाइम इसको 2007 तक माना जाता है, और सम टाइम ये कहा जाता है कि भाई नहीं वो सिर्फ जो है वो 2002 के अंदर, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाए थे और एक PMLQ जो है वो काफ लीग जो है वो उसने गवर्नमेंट की, तो इसलिए ये मार्शल लॉ सिर्फ 2002 तक ही रहा, फिर एक सिविल गवर्नमेंट रही। गो खैर ये सारे डेमोक्रेट्स तो ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मिक्सचर ही था, सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के साथ मिलकर ही बनी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं 2008 से लेके 2013 तक का जो PPP का थर्ड एरा था, आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौर था, इसमें जो है वो रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे रहे स्टार्ट के अंदर, लेकिन बाद में फिर जो है वो आपने देखा कि हुसैन हक्कानी का जो मामला हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है साथ मिलिट्री जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही, या मिलिट्री जो है उनको कुछ चीज़ों के ऊपर स्टैंड नहीं लेने दे रही। और फिर खासकर यहाँ पे जो इशू हुआ, आपने देखा उसामा बिन लादेन को जो है यहाँ से पकड़ा गया, तो वो भी सारे का सारा डिस्क्रेडिट किया गया आर्मी को। तो यहाँ पे भी बाद में, यानी स्टार्ट में हमेशा से रिलेशन अच्छे रहते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं। उसके बाद 2013 से 18 तक PMLN का भी इशू ऐसा ही रहा कि स्टार्ट में तो रिलेशंस रहे, लेकिन बाद में डॉन लीग्स हो गई, और डॉन लीग के अंदर फिर से दोबारा से आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा, और जो नवाज शरीफ या PMLN की गवर्नमेंट थी वो इंडिया की साइड खड़ी नजर आई हमें, ठीक है, क्लेम किया जाता है। तो उसके नतीजे के तौर पर हालात फिर खराब हो गए। फिर से 2018 से 2022 तक PTI की गवर्नमेंट आई और फिर से यही हिस्ट्री रिपीट की गई
कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बदल रही हैं लेकिन मिलिट्री अपना रोल नहीं बदल रही। मिलिट्री का रोल वहीं पे है कि इमरान खान साहब अब गए तो अब अल्टीमेटली 90% हम ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनको एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उसने खुद कहा कि वो न्यूट्रल है, तो इस वजह से फिर मौका मिला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और वो चले गए। कि स्टार्ट में इनके रिलेशंस भी अच्छे रहे लेकिन बाद में आप देखें रशिया के टूर के ऊपर माना जाता है कि इनके जो हालात हैं वो आर्मी के साथ खराब रहे, क्योंकि आर्मी नहीं चाहती थी अमेरिकन प्रेशर में कि पाकिस्तान पीएम जो है वो रशिया का विजिट करें, तो बाद में रिलेशंस खराब हो गए। और 2000 बाद से अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई शहबाज शरीफ साहब को लाने वाली ही जो है वो मिलिट्री है। इसका मतलब मिलिट्री इस टाइम पे खुद जो है वो अगर सिविल गवर्नमेंट का हिस्सा है लेकिन वो उसका जो रोल है वो इस टाइम पे क्वेश्चन मार्क है। तो ओवरऑल अगर इस हिसाब से हम देखें हिस्टोरिकली तो हमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस बुरे ही दिखाई देते हैं, और या स्टार्ट में अच्छे होते हैं बाद में बुरे ही दिखाई देते हैं हमें। अब उसमें क्या है, उसमें कुछ रीजंस हैं। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यह है कि रीजंस क्या हैं, क्यों सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो खराब होते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि भाई इंपॉर्टेंस क्यों है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, इनकी अहमियत क्या है, तो अहमियत जैसे मैंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके नीचे इदारे काम करते हैं और इदारों में सबसे पावरफुल इदारा आर्मी है, ठीक है, या मिलिट्री है। तो अगर मिलिट्री है तो मिलिट्री का काम यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ मिल के काम करे, ना कि उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, ठीक है, ना ही वो न्यूट्रल हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डे टू डे अफेयर्स के लिए हमेशा एग्जीक्यूटिव को जो है वो मिलिट्री की जरूरत पड़ती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसको काम करना पड़ता है मिलिट्री के साथ। स्टेट और गवर्नमेंट को अगर म्यूचुअल वर्किंग करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रीजंस क्या हैं कि किस वजह से जो है यहाँ पे हम ये कह रहे हैं बैड सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, वो जो स्टार्ट में हमने कुछ देखे और कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वीक लीडरशिप है जी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मिलिट्री हमेशा से इंटरफेयर करती रही है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर, नजरिया ज़रूरत के ऊपर। तो नजरिया ज़रूरत जो है वो हमेशा क्यों आया, क्योंकि वीक लीडरशिप थी। जब भी लीडरशिप कमजोर होगी तो कमजोर लीडरशिप की वजह से वो फैसले नहीं हो पाएंगे माशी मैदान के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, या जो बाकी सिस्टम है, जो है वो कमजोर होगी। तो अल्टीमेटली जो है वो वीक लीडरशिप जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मिलिट्री को कि उसके रिलेशनशिप खराब होते हैं। नंबर सेकंड पे पावरफुल आर्मी स्टेटस, जैसे ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आर्मी का स्टेटस हमेशा से पावरफुल रहा, जिस वजह से वो डोमिनेट जो है वो करती है और डोमिनेट होती नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आने को यानी कि तैयार नहीं है। ये काफी टाइम पे हम प्रॉब्लम देख रहे हैं किसी ना किसी सूरत। नंबर थर्ड पे हम ये देखते हैं जी बुरे हालात की वजह क्या है जी, वीक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हमारा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारी, जो जमहूरियत है वो जमहूरियत बहुत ही कमज़ोर है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि भाई आज तक 5 साल कोई प्राइम मिनिस्टर पूरे नहीं कर सका। अब यहाँ पे ये भी क्लेम है कि भाई 5 साल पूरे किसने नहीं करने दिए, मिलिट्री ने नहीं करने दिए, क्लेम है, ठीक है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये अगर मिलिट्री ने 5 साल पूरे नहीं करने दिए तो मिलिट्री ही चाहती है जमहूरियत कमज़ोर रहे, एक क्लेम ये है। दूसरा ये भी है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही जो है, या हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है कि सूबों के अंदर हर सूबे में अलग गवर्नमेंट आती है और किसी को भी जो है उस तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो जिससे जो है वो मिलिट्री को आना पड़ जाता है इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, या उनका स्ट्रक्चर कमजोर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। नंबर 4, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज करती है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर या नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। और इसी में नंबर 5 पे हम ये कह सकते हैं कि आर्मी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज करती है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। अब ये 2 वे ट्रैफिक है, 2 तरह के इल्जाम है। एक वो इल्जाम है जो आर्मी जो है, जो मिलिट्री जो है वो लगाती है सिविल गवर्नमेंट के ऊपर जब भी उसको हटाती है या इंटरफेयर करती है। दूसरी साइड से सिविल गवर्नमेंट ये लगाती है आर्मी के ऊपर। देखिए जी सिविल गवर्नमेंट अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे, लेट सपोज अगर कभी भी मार्शल लॉ लगा तो क्या कहा गया कि ये जो सिविल गवर्नमेंट है ये मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रही, तो ये इल्जाम लगाया गया। इस इल्जाम के तहत मिलिट्री ने क्या किया जी, सिविल गवर्नमेंट के साथ काम करने से इनकार किया या हालात बुरे किए, ठीक है। दूसरी साइड पे यही काम सम टाइम जो है वो सिविल गवर्नमेंट भी करती है। जैसे नवाज शरीफ साहब को अगर देखें तो वो अक्सर क्लेम करते रहे हैं वोट को इज्जत दो, ठीक है जी। तो वो ये कहते हैं, या जो सिविल गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई मिलिट्री हमें काम नहीं करने देती, हम जिनके साथ रिलेशन नहीं बनाते तो वो उनके साथ बनाने देते, नेशनल इंटरेस्ट इनका और है हमारा और है, तो ये फिर इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो ये यानी दोनों साइड से जो है वो प्रॉब्लम्स है जिस वजह से ये रिलेशन खराब है, इंटरेस्ट की कमी है जिस वजह से प्रॉब्लम्स है। नंबर 6, बिग पावर्स का रोल भी यहाँ पे मौजूद है। बिग पावर का रोल
रोल आप देखें, पीटीआई का जो अभी टाइम रहा या इमरान खान साहब का जो सारा इशू रहा, उसमें अमेरिका किस तरह से खुल के सामने आया, आप इसके ऊपर जो है वो निगेट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका ने जो रिजीम चेंज, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि रिजीम चेंज क्या है और ये अमेरिका एज ए पॉलिसी इसे क्यों फॉलो करता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि भाई सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो डिवाइड है। और डिवाइड क्यों है? क्योंकि एक ये चाहता है कि भाई हम ये करें, दूसरा ये चाहता है हम ये करें। यानी फॉरेन पॉलिसी की बात अगर की जाए तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, जिस वजह से सिविल मिलिट्री लीडरशिप में गैप है। बैड गवर्नेंस जो है वो सबसे बड़ा मसला है सिविल गवर्नमेंट का। और सिविल गवर्नमेंट की जब बैड गवर्नेंस होगी, ठीक है, जब माशी मैदान में हमें चैलेंजेस होंगे, तो मिलिट्री हमेशा फिर अपने ताल्लुकात ख़राब करती है। क्योंकि देखिए मिलिट्री 6 लाख की एक फ़ौज है, 6 लाख की फ़ौज है, सबसे बड़ा बजट मिलिट्री का है। मिलिट्री को पता है अगर इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नेशनल सिक्योरिटी होगी, या जो मिलिट्री है वो उसको फिर अपने कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इस वजह से हालात ख़राब हैं। नंबर 7, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्शल लॉ जब भी लगा तो गवर्नमेंट हमारी बहुत खुश हुई, हमारी आवाम क्यों खुश हुई? आवाम को सिर्फ इससे सरोकार है कि भाई उसको फायदा किससे है। तो जब भी मार्शल लॉ लगा तो आवाम को तो फायदा हुआ। तो सिविल गवर्नमेंट्स की म्यूचुअल जो आपस की लड़ाइयां हैं, उस वजह से जो है हमेशा से आवाम ने किसको सपोर्ट किया? मिलिट्री को सपोर्ट किया। तो अब जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी तो ये रोल कम होगा। और नंबर 8, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ही नेगेटिव है। जैसे मैंने कहा पावर पॉलिटिक्स है तो एक दूसरे को इल्जाम लगाना, अगर रिलेशन अच्छे भी हैं तो इल्जाम लगाना भाई ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हमेशा कंप्रोमाइज ही रहा पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी, क्योंकि एक्चुअली में एट दी एंड अगर हम बात करें तो हम किसी भी सूरत जो मिलिट्री है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते इस बात के ऊपर कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत आप मार्शल लॉ लगा दें या आप जो है वो सिविल जो सुपरियोरिटी है उसको कंप्रोमाइज करें। उसकी वजह कि मिलिट्री एग्जीक्यूटिव का सरबराह का एक पार्ट है, मिलिट्री गवर्नमेंट का एक पार्ट है। हमेशा उसे मिलिट्री को जो है वो पॉलिटिकली देखना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वीक हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये सबसे बड़ा चैलेंज है सिविलियन सुपरमेसी के लिए। जब तक हम जमहूरियत को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब तक लोग अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी, लोगों में शऊर नहीं आएगा, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सेट नहीं करेंगी, एक दूसरे का लड़ना झगड़ना खत्म नहीं करेंगी और ये इल्जाम नहीं लगेगा कि यार इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, ये पिक्चर 3 तलवार है, ये कराची, ठीक है, और यहाँ पे ये एक राहील शरीफ साहब के टाइम की एक पिक्चर लगी हुई है कि खुदा के लिए अब आ जाओ। ये नून लीग का टाइम है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब का, ये पीपल्स पार्टी का वहाँ पे दौर रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप अगर देखें तो ये पिक्चर चाहे जिसने भी लगाई, अगर हम ये माने कि ये एक सेंटीमेंट्स हैं आवाम के, ठीक है, कि जब भी गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट वीक होगी, जमहूरियत जिस पर्पस के लिए बनी है, जमहूरियत आवाम के लिए बनी है ना, टू सर्व फॉर पीपल, तो पीपल को जब वो सर्व नहीं करेगी, आवाम को सर्व नहीं करेगी, तो आवाम ने अल्टीमेटली फिर मार्शल लॉ को ही बुलाना है या इन चीज़ों को बुलाना है। तो ये हमारा एक किस्म का ये जो पिक्चर है, शायद मैं अगर ये कहूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं, ये पिक्चर, ये पोस्टर जो लगे हुए हैं रोडों के ऊपर उस टाइम पे लगाए गए, ये एक तमाचा था हमारी जमहूरी निज़ाम के ऊपर कि हमारा जमहूरी निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, कि हम जो है वो जमहूरी मुल्क होते हुए भी आवाम जो है वो बुला रही है किसको जी, आर्मी को बुला रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। करंट सिनेरियो की बात कर लें, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आप देखिए करंट सिनेरियो में इस टाइम पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई मिलिट्री जो है वो न्यूट्रल हुई, और जैसे ही न्यूट्रल हुई, हालांकि उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, उसे गवर्नमेंट की साइड पे होना चाहिए था, जैसे आप वो ये कहते हैं कि ए पॉलिटिकल, ठीक है जी। तो पॉलिटिकल, अब जैसे वो पॉलिटिकल सपोर्ट में है, पॉलिटिकल सपोर्ट ही हमेशा मिलिट्री की होनी चाहिए सरबराह के साथ, ठीक है, सरबराह यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ, तभी जाके काम बन सकता है, अदरवाइज नहीं। वरना ये जो भी क्राइसिस हैं आप देखें, अब एक किस्म का लोगों का अगर ट्रस्ट टूट रहा है इदारों के ऊपर से, यानी इस टाइम पर अगर हम ये देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि एक साइड पे गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमें ये दिखाई देता है कि रियासत है। रियासत का मतलब ये कि इदारे हैं। हालांकि इदारे चलाना किसका काम है? अदालत चलाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन फिलहाल तक हमें ये ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक परसेप्शन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, कि रियासत इंडिपेंडेंट है और उसने आज तक सिविलियन सुप्रीमेसी तो मानी नहीं है। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि वो कैसे जो है ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि इदारों को अपने अंडर लेके आए और इदारे जो है अपने डोमेन के अंदर रह के काम कर सके। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सके, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, ठीक है जी, नून लीग हो, या अब वो पीटीआई हो, पहले नहीं थी लेकिन अब वो पीटीआई हो, अब तीनों ही ये क्लेम करते हैं, या तीनों के सपोर्टर्स क्लेम करते हैं कि यार इदारों को गवर्नमेंट के अंदर रह के काम करना चाहिए, अपने डोमेन के अंदर काम करना चाहिए। तो अब ये एक डिबेट है इस टाइम पे,
ठीक है। और ये हमेशा से ही खैर ये डिबेट रही, इस टाइम का क्या, हमेशा से ये डिबेट रही। और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्चुअल रोल की हम बात करें तो एक्चुअल रोल वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि भाई मिलिट्री का काम मुल्क का दिफा है, ठीक है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो तो दिफा ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका, और उसके लिए उसको डे टू डे अफेयर्स जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना है। तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री को रिलेशनशिप रखने ही रखने हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, और अच्छे रखने हैं, क्योंकि वो एज ए इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, एज ए फोर्थ पिलर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब वो फोर्थ पिलर के तौर पे काम करेंगे तो फिर ये रोल सामने आता है, लेकिन फिलहाल तक हम ये देख रहे हैं कि शायद ये फोर्थ पिलर ही है, ठीक है। तो ये हमारा मुल्क में जो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस के कुछ हालात हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, और आप जो है वो स्ट्रांगली जो है वो मेरी इस ओपिनियन से, तमाम बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।